एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ पे मॉर्निंग में आती है आरआरबी एंड नॉर्सेट को प्रिपरेशन करने के लिए वीडियो, जिसमें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ हर एक टाइप का एमसीक्यूज। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो, चैनल को शेयर जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना एंड वीडियो को लाइक जरूर करो, बिकॉज ऑलरेडी मैं 1600 क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, विच इज मोर देन इनफ बच्चे। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है। ये सीरीज आपके लिए स्पेशली आरआरबी के लिए चलती आ रही है एंड अब नॉर्सेट के लिए भी मैं कंबाइन कर रही हूँ। ऑलरेडी हम 1600 क्वेश्चंस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो को जरूर देखना। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आज ही आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे पास है एक नॉर्सेट 8 के लिए नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग हर एक चीज़ कवर करने वाला बैच, जो कि है एक 4 मंथ्स का एंड 6 मंथ्स का बैच। जो 4 मंथ्स का बैच है उसकी फीस रहने वाली है ओनली 2999 एंड जो 6 मंथ्स का बैच है उसकी फीस रहने वाली है 3499। सो अगर आप नॉर्सेट 8 के लिए पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, जैसे कि आपको पता है अप्रैल में पेपर है, तो आप ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आरआरबी के लिए हमारे पास दो बैच है, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है थ्योरी बैच। दोनों में डिफरेंस ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो बैच की फीस है वो है ओनली 1299 और इसकी थ्योरी की बैच की फीस जो है 2299। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करेंगे। प्लस अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये बेसिक से स्टार्ट होने वाला एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी थ्योरी का बैच, इसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स। तो कोई भी बैच जो है आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट एनी डिले। टाइम देखो, अगर आज से स्टार्ट करते हो, क्योंकि बैचेस अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आपके पास बहुत पेंडिंग चीज़ें नहीं रहेंगी और सबसे बड़ी बात है बैचेस लाइव एंड रिकॉर्डेड हैं। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सी हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सो द predominant purpose of a first Apgar scoring of a newborn is to। सो जो आप फर्स्ट अपगार स्कोरिंग करते हो, आपने देखा होगा कि जैसे ही एक न्यूबॉर्न पैदा होता है तो हम अपगार स्कोर चेक करते हैं, ठीक है। उसके पीछे का पर्पस क्या होता है, ठीक है, हम वो अपगार स्कोरिंग क्यों करते हैं। ऑप्शंस हैं, डिटरमाइन ग्रॉस एबनॉर्मल मोटर फंक्शन, ऑब्टेन अ बेसलाइन फॉर कंपैरिजन विद द इन्फेंट फ्यूचर एडेप्टेशन टू द एनवायरनमेंट, इवैल्यूएट द इन्फेंट्स फंक्शनल वाइटल फंक्शंस, डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। तो अपगार स्कोर जो है सो पहले 1 मिनट में चेक करते हैं, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 5 मिनट्स आप उसे फिर चेक करते हो रिपीट में, ठीक है। तो अपगार स्कोर की आपको पता है, ए से होता है अपीयरेंस, पी से होता है पल्सेशन, जी से ग्राइमेस, ए से एक्टिविटी एंड आर से रेस्पिरेटरी रेट। सो देखो, जो आप अपगार स्कोरिंग बच्चे में चेक करते हो, ये हम चेक करते हैं कि बच्चे के जो वाइटल फंक्शंस हैं उनको इवैल्यूएट करने के लिए, क्योंकि ये अपगार स्कोरिंग में जो आप अपीयरेंस चेक कर रहे हो, ठीक है, इसमें आपको सर्कुलेशन के बारे में पता चल रहा है। जो आप पल्सेशन चेक कर रहे हो, इसमें आपको हार्ट रेट के बारे में पता चल रहा है। जो आप ग्राइमेस के बारे में चेक कर रहे हो, इससे आपको एक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है। जो आप एक्टिविटी चेक कर रहे हो, इससे आपको मोटर फंक्शन, ब्रेन के फंक्शंस के बारे में पता चल रहा है। एंड जो आप रेस्पिरेटरी रेट चेक कर रहे हो, उससे आपको लंग, जो आपका पल्मनरी फंक्शंस के बारे में पता चल रहा है। सो ये सारी चीज़ें आपको किसकी तरफ लेके जा रही हैं, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, ठीक है। सो हम इवैल्यूएट करते हैं इन्फेंट्स के वाइटल फंक्शन बाय चेकिंग द अपगार स्कोरिंग। क्लियर। नेक्स्ट है द प्रायोरिटी नर्सिंग गोल व्हेन वर्किंग विद द ऑटिस्टिक चाइल्ड। सो ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या होता है, जो बहुत आइसोलेटेड रहता है, सोशली किसी के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता। इसका मेन करेक्टरिस्टिक यही है कि जब भी आप ऑटिस्टिक चाइल्ड के साथ बात करोगे, वो कभी भी आपके साथ आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं करेगा, आपके आंसर्स का जवाब नहीं देगा। तो प्रायोरिटी नर्सिंग गोल इस बच्चे के साथ काम करते टाइम आपका क्या रहेगा। ऑप्शंस है, टू इस्टेब्लिश ट्रस्ट विद द चाइल्ड, टू मेंटेन कम्युनिकेट विद द फैमिली, टू प्रमोट इन्वॉल्वमेंट इन स्कूल एक्टिविटीज, टू मेंटेन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे नर्सिंग गोल रहता है कि बच्चे के साथ ट्रस्ट बनाया जाए, क्योंकि ये बच्चा सोशली किसी से बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड है, ठीक है।
ना आई टू आई कांटेक्ट करेगा। तो अगर आप इसके साथ ट्रस्ट बनाओगे तो ये आपके साथ बात करना शुरू करेगा, अपनी चीज़ें शेयर करना शुरू करेगा, आपके साथ कम्युनिकेट स्टार्ट करना शुरू करेगा, और आप इसकी फिर अच्छे से ये काम कर सकते हो, इस पर वर्क कर सकते हो, इसकी केयर कर सकते हो। क्लियर? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? सॉरी, ऑप्शन नंबर 1। आई एम सॉरी, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट पे चलते हैं। The following medication were noted on a review of a client home medication profile. Which of the medications would most likely potentiate or elevate serum digoxin level? तो इनमें से कौन सी मेडिसिन जो है रिव्यू में डालोगे? आप एक मेडिकेशन प्रोफाइल चेक कर रहे हो पेशेंट के घर पे, वो कौन सी मेडिसिन लेता है, तो कौन सी मेडिसिन देख के आप उसे रिव्यू में डालोगे जो कि बॉडी में पेशेंट की डिजॉक्सिन लेवल इंक्रीज कर सकता है? पोटाशियम क्लोराइड, थायराइड एजेंट, क्यूडीन या फिर डिजीबाइंड? तो डिजीबाइंड तो देखो डिजॉक्सिन का क्या है, एंटीडोट है ना, इसको भी याद लिख लेना। ठीक है, डिजीबाइंड इज अ एंटीडोट ऑफ डिजॉक्सिन। क्लियर? तो वो तो कहाँ ही डिजॉक्सिन का लेवल इंक्रीज करेगा, अगर डिजॉक्सिन का लेवल इंक्रीज है तो हम उसका एंटीडोट ही देते हैं। ठीक है, सो जो आपकी क्विडिन है, ठीक है, ये होती है एंटी एरिथमेटिक जो ड्रग है। ठीक है, सो अगर ये भी पेशेंट ले रहा है और डिजॉक्सिन भी ले रहा है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। सो जब आप उसका मेडिकेशन रिव्यू में डालोगे तो इस मेडिकेशन को आप रिव्यू में डालोगे। Next, the nurse note hyperventilation in a client with a thermal injury. She recognized that this may be reaction to which of the following medication if applied in large amount. तो आप देख रहे हो कि पेशेंट बहुत ज़्यादा हाइपर वेंटिलेशन है, उसको हो रही, उसको थर्मल इंजरी मतलब उसे थर्मल बर्न हुआ होगा, उसके लिए आपने उसे कोई मेडिसिन दी होगी। तो ये जो हाइपर वेंटिलेशन है ये किस चीज़ के ज़्यादा अप्लाई करने से, ज़्यादा अमाउंट में लेने से हो रहा है? नियोस्पोरिन सल्फेट, मैफेडिन एसिटेट, सिल्वर सल्फाडायाजिन या फिर पोविडिन आयोडीन? सो इट्स अ मैफेडिन एसिटेट। सो ये क्वेश्चन मैं आपको ना पहले भी करवा चुकी हूँ। सो बर्न के लिए यूज़ होता है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। ठीक है, पर इसका अगर आप लार्ज अमाउंट अप्लाई करते हो तो ये हाइपर वेंटिलेशन कराता है, और ये क्या है, इसका रिएक्शन होता है अगर आप ज़्यादा अमाउंट में इसको अप्लाई करो। क्लियर? Next, pregnant women, with diabetes often may have problems related to the effectiveness of insulin in controlling their glucose level during their second half of their pregnancy. The nurse teach the client that this is due to, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको ना क्या हो रहा है कि इंसुलिन की इफेक्टिवनेस नहीं आ रही ग्लूकोज कंट्रोल करने में, मतलब वो डायबिटीज़ को अपने हैंडल नहीं कर पा रही। ठीक है, कब नहीं कर पा रही? सेकेंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड में जो है उसको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो नर्स उसे ये बताती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। डिक्रीज GFR एंड इंक्रीज ट्यूबुलर absorption, decrease estrogen level, decrease progesterone level, increase human placental lactogen level. So उस टाइम क्या होता है कि प्लेसेंटल लैक्टोजन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से मदर का ग्लूकोज लेवल भी इंक्रीज होता है, और ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होता है तो जो बॉडी है मदर की, उसमें जो इंसुलिन फॉर्म हो रहा है वो ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मदर को शुगर लेवल्स जो है वो कंट्रोल करना भी चाहे तो वो नहीं कर पाती। ठीक है, सो ये चीज़ आपको क्लाइंट को समझानी पड़ेगी। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले, क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है आज। अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7973244089 पे मेरे से बात करके कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। एक है मेरे पास नॉर्सेट 8 के लिए बैचेस, जो कि 2 हैं, 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स का बैचेस। ये सारा कंप्लीट सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा विद टेस्ट सीरीज एंड आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर MCQs। जो 4 मंथ्स का बैच है वो है 2999 और 6 मंथ्स का 3499। अगर आप RRB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो RRB के लिए मेरे पास 2 बैचेस हैं। कैसे कैसे बैचेस हैं? एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक है थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, प्लस नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। फीस रहेगी 1299। और अगर आपको RRB के लिए बेसिक से पढ़ना है मेरे से, तो बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, MCQs, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग की सब्जेक्ट्स। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। सो अगर आप जॉब भी करते हो तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी। आप लाइव नहीं लगा पा रहे तो रिकॉर्डिंग्स कभी भी देख सकते हो। सो आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। चलते हैं क्वेश्चन पे।
सो ये रहा आपका क्वेश्चन. A 3-year-old child is hospitalized with burn covering her trunk and lower extremities. Which of the following would the nurse use to assess adequacy of fluid resuscitation in burned child? 3 साल का बच्चा है, हॉस्पिटलाइज हुआ है बर्न के साथ, उसके ट्रंक एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज में बर्न हो रखा है. तो इनमें से कौन सी चीज जो है आप असेस करोगे फ्लूइड रिप्लेसमेंट को चेक करने के लिए? आपके पास ऑप्शन है ब्लड प्रेशर, सीरम पोटाशियम लेवल, यूरिन आउटपुट, पल्स रेट. सो इट्स अ यूरिन आउटपुट. ऑब्वियसली अगर फ्लूइड रिसस्टिकेशन हो रहा है, अच्छे से फ्लूइड रिप्लेसमेंट हो रहा है, तो उसका जो यूरिन आउटपुट है वो बिल्कुल सही आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है विच नर्सिंग असेसमेंट फाइंडिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन इनग्वाइनल हर्निया ऑन अ चाइल्ड. तो इनमें से कौन सी असेसमेंट आपको उस बच्चे में देखने को मिलेगी जिसको इनग्वाइनल हर्निया है? ऑप्शंस हैं रिपोर्ट ऑफ डिफिकल्टी डेफिकेटिंग, रिपोर्ट ऑफ अ ड्रिबलिंग यूरिनरी स्ट्रीम, एब्सेंस ऑफ अ टेस्टिस विद इन द स्क्रॉटम, पेनलेस ग्रॉइन स्वेलिंग नोटिस विद द चाइल्ड क्राई. तो देखो जो ना इनग्वाइनल हर्निया होता है, सबसे पहले तो ये पेनलेस होता है और प्रोट्रूडेड होता है. कहाँ से? ग्रॉइन रीजन से. सो आप क्या चेक करोगे कि बच्चा जब भी बैठता है या फिर रोता है तो ग्रोइन रीजन पे प्रेशर डलने पे एक पेनलेस सी स्वेलिंग देखने को मिलती है, बड़ी सी स्वेलिंग जिसमें कोई पेन नहीं हो रही. जब ग्रोइन रीजन पे प्रेशर पड़ रहा है तो वो प्रोट्रूड आउट होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है. सो दिस इज अ असेसमेंट विच इंडिकेट के बच्चे को इनग्वाइनल हर्निया है. नेक्स्ट है स्किन क्लोजर विद हेट्रोग्राफ्ट विल बी परफॉर्म्ड ऑन अ क्लाइंट विद अ बर्न इंजरी. व्हेन द क्लाइंट आस्क्स द नर्स वेयर द हेट्रोग्राफ्ट कम्स फ्रॉम, द नर्स वुड एक्सप्लेन इट इज फ्रॉम विच सोर्स. तो एक स्किन क्लोजर कर रहे हो, बर्न इंजरी वाला पेशेंट है, उसकी हेट्रोग्राफ लगा है, तो क्लाइंट पूछता है कि ये हेट्रोग्राफ कहाँ से आया है. तो नर्स क्या बोलेगी? एक कार्डिवर से, अनदर एनिमल स्पीसीज, द बर्न क्लाइंट विद देमसेल्फ, अ मैन मेड सिंथेटिक सोर्सेज. सो इट्स अदर स्पीसीज से. देखो एक होता है होमोग्राफ्ट, होमोजेनस ग्राफ्ट, और एक होता है हेट्रो. होमो का मतलब होता है सेम, या फिर पेशेंट की खुद की स्किन से ग्राफ्टिंग कर देंगे, ठीक है, या फिर वैसे ही किसी उसी के ही स्किन के रिलेटिव्स या फिर कहीं और से ग्राफ्टिंग कर देंगे. बट अगर बिल्कुल ही डिफरेंट स्पीसीज से लगा रहे हो देन इट इज अ हेट्रोग्राफ्ट. क्लियर? नेक्स्ट है द नर्स वुड प्लेस अ क्लाइंट हु सस्टेन्ड अ हेड इंजरी इन विच पोजीशन टू प्रिवेंट इंक्रीज आईसीपी. तो अगर एक पेशेंट को हेड इंजरी हुआ है तो आप उसको किस पोजीशन पे रखोगे जिससे उसका आईसीपी प्रिवेंट होगा इंक्रीज होने से? इन अ लेफ्ट सिम्स पोजीशन, ठीक है, इन अ रिवर्स लेंडनबर्ग पोजीशन, विद द हेड एलिवेटेड इन अ स्मॉल फ्लैट पिल्लो, विद द हेड एलिवेटेड टू द बेड एलिवेटेड एटलीस्ट 30 डिग्री. सो ये थोड़ा ना आपको दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो रही होगी. सो इस क्वेश्चन को आप जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि किस चीज से आप पेशेंट का आईसीपी इंक्रीज होने से बचा सकते हो, क्या पोजीशन दोगे आप पेशेंट को, ठीक है. नेक्स्ट है द न्यूबॉर्न डायग्नोज्ड विद ईसोफेजियल एट्रेजिया, विच असेसमेंट फाइंडिंग सपोर्ट दिस डायग्नोस. तो व्हाट इज ईसोफेजियल एट्रेजिया? सो ईसोफेजियल एट्रेजिया का मतलब होता है कि ईसोफेगस में कॉन्टिन्यूटी नहीं है, ठीक है. सो इसका क्या असेसमेंट देखने को मिलेगा? स्लोड रिफ्लक्सिस, कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग, डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग, पैसेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रॉदी स्टूल्स. तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस ड्रूलिंग. देखो बच्चा खाना तो खाएगा, ठीक है, बच्चा खाना तो खाएगा बट वो नीचे नहीं जाएगा, तो वो बैकफ्लो मार के ड्रूल आउट करेगा फ्रॉम द माउथ, क्योंकि नीचे कॉन्टिन्यूटी नहीं है जाने के लिए. सो द राइट ऑप्शन इज कॉन्टिन्यूअस ड्रूलिंग. सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था उसका भी मैं आंसर आप लोगों को क्लियर कर दूं कि भाई कितनी स्टेजेस होती हैं स्लीप साइकिल की. तो बहुत कम बच्चों ने रिप्लाई किया है, इट्स 5. कमेंट सेक्शन में रिप्लाई किया करो, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे आपका कॉन्फिडेंस गेन होता है, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को. एंड अगर किसी भी बच्चे को बैचेस ज्वाइन करने हैं, नंबर आपके पास है, आप मेरे से बात करके कोई भी कंफ्यूजन है बैच को लेके क्लियर करके बैच ज्वाइन कर सकते हो. आरआरबी के लिए 2 बैचेस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच. अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं. अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो ये फीसेस बहुत अफोर्डेबल है. 1299 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच है, 2299 का थ्योरी बैच है, ठीक है, लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है. नॉर्थ टेट के लिए भी फुल फ्लेज बैच स्टार्ट हो गए हैं, 4 मंथ्स एंड 3 मंथ्स. फीसेस आप देख सकते हो, सो आज ही ज्वाइन कर सकते हो. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. मिलती हूँ कल की वीडियो में. टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट.